हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु हुसैन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं इसी नोट पर बीते हफ्तों की बातों का, जो 24 से 28 जून तक का था। जून सीरीज के अंत की ऐसी इतनी धमाकेदार क्लोजिंग होगी किसी ने सोचा ना था। जून सीरीज में 24,000 के शुभ दर्शन भी होंगे, ये भी किसी ने नहीं सोचा था। 23,000 से 24,000 जाने के लिए निफ्टी ने महज 23 दिन का समय लगाया है। 1,000 पॉइंट की रैली इस सीरीज में आई है। 3 जून के सोमवार जो गैप अप ओपनिंग हमने देखा था मार्केट में, जिसमें पहली बार 23,000 के दर्शन हुए थे, जिसके अगले ही दिन निफ्टी ने 21,281 का लो भी बनाया था 4 जून को, जिसके बाद से बाजार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। ये रैली करीब अभी तक में 2,800 पॉइंट की बन गई है। इतनी बड़ी रैली जो आई है जून महीने में, ये ही दर्शाता है कि हमारे मार्केट्स अभी बहुत तेज और बहुत मजबूत बने हुए हैं। हर डिप पर, हर प्रॉफिट बुकिंग होने पर बायर्स में जैसे होड़ लगी हुई है बाइंग करने की। अब तो विदेशी संस्थागत निवेशक भी हमारे बाजारों पर काफी बुलिश नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते गुरुवार को निफ्टी ने जून सीरीज का अंत 24,000 के लेवल पर किया और अगले ही दिन शुक्रवार को जुलाई सीरीज की शुरुआत प्रॉफिट बुकिंग के साथ हुई है। शुक्रवार का दिन काफी अहम दिन था, क्योंकि ये महीने का आखिरी दिन था। जून सीरीज तो खत्म हो गई थी, लेकिन जून महीने का आखिरी दिन था। वीकली क्लोजिंग हुई है, मंथली क्लोजिंग हुई है और क्वार्टरली भी क्लोजिंग हुई है, और वो भी 24,000 के ऊपर। तो ये सारे पैरामीटर्स टेक्निकल टर्म्स में काफी बुलिश माने जाएंगे। इस हफ्ते की खास बात ये रहेगी कि इस हफ्ते में शुरुआत में लार्ज कैप में काफी अच्छी बाइंग हुई और उस समय मिड कैप और स्मॉल कैप में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था मार्केट। लेकिन शुक्रवार आते आते इसके उलट लार्ज कैप के अंदर में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है और वहीं से मिड और स्मॉल कैप के अंदर में फिर से एक नई बाइंग देखने को मिली है मार्केट में। इस रैली का सरताज बना रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसने अपने दम पर निफ्टी को 24,000 पार कराने में काफी बड़ी मदद की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो मोबाइल के पैक में 15 से 25% की बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद बाजार के सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स और सभी टेलीकॉम कंपनीज के भाव में अच्छी तेजी देखने को मिली। आइडिया और भारती के शेयरों में भी अच्छी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन शुक्रवार आते आते इन कंपनियों में प्रॉफिट बुकिंग का आलम भी देखने को मिला, जबकि भारती और आइडिया ने दोनों ही कंपनियों ने भी अपने पैक्स के भाव शुक्रवार को बढ़ाए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलावा इस हफ्ते दूसरा बड़ा मूवर था सीमेंट सेक्टर। अल्ट्राटेक सीमेंट ने इंडिया सीमेंट में 23% हिस्सेदारी 267 रुपए यानी 267 रुपीज के भाव से खरीद ली है, जिसमें से अल्ट्राटेक के ओनर बिरला जी ने डीमार्ट के ओनर और शेयर बाजार के बड़े दिग्गज राधाकिशन जी धमानी का इंडिया सीमेंट में 20.78% हिस्सा खरीदा है। अल्ट्राटेक और इंडिया सीमेंट दोनों ही कंपनियों के शेयरों में इस डील के बाद अच्छी तेजी देखी गई। इस हफ्ते इलेक्शन का एक पड़ाव खत्म हो जाएगा, जहां पर सत्ताधारी पार्टी ने अपना शपथ ग्रहण और लोकसभा स्पीकर का पद का मूव काफी स्मूथली से कर लिया है, जिससे मार्केट पार्टिसिपेंट्स में काफी भरोसा वापस से कायम हुआ है। अब मार्केट की नजरें बजट पर टिकी हुई है, जो जुलाई सीरीज के मध्य में आएगा। तो ये जुलाई सीरीज काफी वॉलेटाइल रह सकती है। मार्केट रेगुलेटर की इस हफ्ते काफी अहम बैठक हुई, जिसमें उन्होंने कुछ ठोस कदम भी लिए हैं। बाजार इस मीटिंग को लेकर काफी चिंतित भी था, क्योंकि इस मीटिंग में
ऑप्शंस ट्रेडिंग पर कुछ सख्ती लाने के ऊपर में बातचीत होने की अंदेशा था मार्केट को। मार्केट रेगुलेटर ने अगले कुछ 3 से 6 महीनों में कुछ F&O के स्टॉक्स के अंदर में कुछ बदलाव करने के बारे में कहा है। हो सकता है कि कुछ गिने चुने नाम इस लिस्ट में से बाहर आ जाए और कुछ नए नाम इस लिस्ट में ऐड होने की बात कही है। उनका मार्केट रेगुलेटर का बोलना है कि जो अभी जो लिस्ट है उसमें कुछ ना कुछ और बढ़ोतरी ही होगी। मार्केट के रूमर के अनुसार हो सकता है कि कुछ दो नाम को काफी उछाला जा रहा है, जिसमें जियो फाइनेंस और जोमेटो का नाम काफी जोरों से लिया जा रहा है इस लिस्ट में ऐड होने के लिए। हम यहां पर फिर से एक बार रीइटरेट कर देते हैं कि ये सिर्फ एक रूमर है, हमारी तरफ से कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो इस पर आप यही सोच के चले कि ये रूमर के हिसाब से ही इसे लेना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे कुछ FIIs की बातें कर लेते हैं। FIIs ने इस महीने में टोटल 2037 करोड़ की नेट बाइंग की है पूरे महीने में। ये जून महीने का फिगर्स है। इसके पहले इस साल में अभी तक सिर्फ मार्च की सीरीज में एक बार FIIs की नेट बाइंग हुई थी 3300 करोड़ की। बाकी जनवरी से लेके जून तक में अभी तक 4 महीने में कंप्लीट 6 महीनों के अंदर में 4 महीने कंप्लीट रेड में थे। सिर्फ 2 महीनों में उन्होंने 3 और 2000 करोड़ की बाइंग की है। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने इस हफ्ते में 4622 करोड़ की नेट बाइंग की है कैश मार्केट में, जिसमें से गुरुवार की एक्सपायरी के एक ही दिन में उन्होंने 7658 करोड़ की बाइंग करके सबको चौंका दिया था। गुरुवार की नेट जो बाइंग है 7658 करोड़ की, उसके लिए यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि FIIs ने अपनी शॉर्ट पोजीशन को काटा हो और उन्होंने शॉर्ट कवरिंग करने की वजह से इतना बड़ा फिगर हो। लेकिन आपको याद दिला दें कि गए सप्ताह में भी FIIs की तरफ से बुधवार के दिन एक ही दिन में 8000 करोड़ की बाइंग गए सप्ताह में भी की गई थी, जिससे अब यह भी पता चलता है कि FIIs अपनी ऑल टाइम शॉर्ट पोजीशन को पूरी तरह से काटने के लिए काटने के मूड में नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से निफ्टी में इतना बड़ा उछाल भी आया है। एक शॉर्ट टाइम में एक ही सीरीज में निफ्टी ने 2700 अंकों का उछाल भी दिखाया है। निफ्टी में अब तेजी की सबसे बड़ी वजह बनी है घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DII, जिन्होंने जनवरी से जून तक अभी तक के उनके आंकड़े हैं 2,37,000 करोड़, जो कि FIIs के 1,26,000 करोड़ से नियरली डबल के फिगर्स हैं, जिसकी वजह से मार्केट में इतनी बड़ी तेजी हम देख रहे हैं और मजे भी ले रहे हैं। तो चलिए अब यहां पर एक दूसरे एसेट क्लासेस का भी एक राउंड अप ले लेते हैं। गोल्ड के भाव शुक्रवार के सेशन में 71,500 के आसपास ट्रेड कर रहे थे। इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड का भाव $2,325 के आसपास ट्रेड कर रहा था। कच्चा तेल $83 के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहीं बिटकॉइन ने शुक्रवार को क्लोजिंग के समय $60,700 के आसपास का ट्रेड दिखाया है। ये आप गौरतलब है कि गए शुक्रवार को, मतलब इस शुक्रवार के पहले शुक्रवार को बिटकॉइन का भाव करीब $65,000 के आसपास चल रहा था। तो हम देख सकते हैं कि इस सप्ताह में ज्यादा करके कमोडिटीज में थोड़ा ठंडा रुख अपनाया हुआ है। अब रुपया भी डॉलर के सामने 23 पैसा घटकर यानी 83.35 पर ट्रेड कर रहा था। अब यहां पर हम कुछ निफ्टी की भी बातें कर लेते हैं। निफ्टी 509 अंक बढ़कर 24,010 पर बंद किया है। वहीं बैंक निफ्टी ने 52,342 पर यानी 680 अंक बढ़कर बंद हुआ है। सेंसेक्स भी 79,302 के लेवल पर यानी 1822 पॉइंट यानी 1822 पॉइंट्स बढ़कर बंद हुआ है। अब यहां पर हम कुछ बढ़ने वाले इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं, जिसमें निफ्टी IT 2.72% बढ़ा है। गत सप्ताह में भी ये इंडेक्स 1.74% तक बढ़ा था, यानी 2 हफ्तों में ये इंडेक्स करीब 4.5% तक बढ़ चुका है।
निफ्टी फाइनेंस भी 1.86% बढ़ा है। ये भी इंडेक्स गत सप्ताह में 2.6% बढ़ा था, यानी 2 हफ्ता में ये भी इंडेक्स करीब 4.25% तक बढ़ गया है। बैंक निफ्टी में भी देखा जाए तो 2 हफ्तों में करीब 5% तक का उछाल देखा गया है। वहीं निफ्टी इस हफ्ते में 2.17% बढ़ा है और निफ्टी एफएमसीजी भी 1.25% बढ़कर हरे निशान में बंद हुआ है। अब कुछ घटने वाले इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं, जिसमें निफ्टी मेटल इकलौता इंडेक्स है जो घटा है। ये भी 1.77% घटकर लाल निशान में बंद हुआ है। अब यहां पर कुछ बढ़ने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं, जिसमें GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डर्स का शेयर करीब 27.5% तक बढ़ गया है एक ही सप्ताह में। वहीं इंडिया सीमेंट्स का शेयर करीब 27.25% बढ़ा है। बॉम्बे बर्मा और रूट मोबाइल, हमारा राजा एंटरप्राइजेज, CDSL, टीटागढ़ रेल, हिटाची एनर्जी, रेमंड, चोला फाइनेंशियल, अंबर एंटरप्राइजेस, क्राफ्ट्समैन ऑटो और सीएट, ये सभी के सभी शेयर करीब करीब 12 से 20% तक बढ़े हैं इसी एक सप्ताह में। तो अब यहां पर फिर से हम घटने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे अग्रणी और सबसे पहला नाम है फैक्ट FACT, जो गत सप्ताह में 45% तक का उछाल दिखाया था। जो सप्ताह के अंत में जो GST की काउंसिल की जो मीटिंग थी, उसके चक्कर में शेयर में जो बढ़ोतरी देखी गई थी, वो इस सप्ताह में फिर से थोड़ा कुछ प्रॉफिट बुकिंग होके ठंडा हुआ है। ये शेयर करीब 13% तक घटा है इस सप्ताह में। उसके बाद स्वान एनर्जी का शेयर है जो 10% तक घट गया है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, ये भी करीब करीब 10% तक घटा है। हैप्पीएस्ट माइंड्स, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस, CE इंफो सिस्टम्स, NMDC, सनटेक रियलिटी, रेस्टोरेंट ब्रांड, HFCL, यूनियन बैंक, ये सारे के सारे शेयर करीब करीब 7 से 9% तक घटे हैं इस एक सप्ताह में। तो चलिए अब यहां पर अगले हफ्ते की बातें कर लेते हैं, जो 1 से 5 जुलाई तक का है। ये अगला हफ्ता जुलाई महीने की शुरुआत का पहला हफ्ता होगा, जिसमें बजट और रिजल्ट्स दोनों की ही धूम रहने वाली है। शुक्रवार को अमेरिका के इन्फ्लेशन के आंकड़े भी आने वाले हैं। यदि अगर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर ये आंकड़े आ जाते हैं, तो वहां पर रेट कट की उम्मीद सितंबर महीने में आने की काफी बढ़ जाएगी, जिसका सीधा असर वहां के मार्केट्स और वर्ल्ड मार्केट्स पर पड़ेगा। हमारे मार्केट्स भी सोमवार को किसी भी तरह का पॉजिटिव न्यूज पर रिएक्ट कर सकते हैं ओपनिंग सेशन में। शुक्रवार को निफ्टी ने अपना नया ऑल टाइम हाई भी लगाया है 24,174, यानी 24,174 के लेवल का, जिसके बाद एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है उसी सेशन में। प्राइवेट बैंक्स जो पिछले कुछ दिनों से मार्केट के डार्लिंग स्टॉक्स बने हुए थे, उनमें भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है जोरों से शुक्रवार के सेशन में। निफ्टी 33 पॉइंट्स यानी 33 अंक, बैंक निफ्टी 469 यानी 469 पॉइंट्स और सेंसेक्स भी 210 अंक का गोता लगा गया शुक्रवार के सेशन में। इस पूरे साल में हमने ऑटो कंपनीज पे एक अच्छी तेजी देखी है। अब हम ऑटो एंसिलरीज की कंपनीज में भी इस सप्ताह में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। शुक्रवार को इसी लाइन में टायर कंपनीज के शेयरों में भी उछाल देखने को मिल रहा था। बड़े कॉर्पोरेट्स की होल्डिंग कंपनीज में भी इस सप्ताह में एक तेजी देखी गई। जैसे सप्ताह के शुरुआत में इनमें तेजी देखी गई और सप्ताह के अंत में इन कंपनीज में अच्छी तेजी देखी गई। ऑयल एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में भी अच्छी बाइंग देखने को मिली है शुक्रवार के सेशन में। ये सीरीज में बजट भी है, जिसकी वजह से PSUs में फिर से एक रिन्यूड बाइंग देखने को मिल रही है। यहां तक कि प्राइवेट बैंक्स जिनमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, लेकिन उसके उलट PSU बैंक्स में फिर से एक रिन्यूड बाइंग देखने को मिली है शुक्रवार के सेशन में। अब यहां पर कुछ IPOs की भी बात कर लेते हैं। स्टैनलीज लाइफस्टाइल का IPO की लिस्टिंग बहुत अच्छी हुई है। 369 के इश्यू प्राइस के सामने इसकी लिस्टिंग हुई है 494.95,
यानी 495 रुपये के पर इसकी ओपनिंग हुई, यानी करीब करीब 34% का उछाल देखा गया इशू प्राइस के सामने। क्लोजिंग के समय में भी ये 479 पर क्लोज हुआ है, यानी फिर भी करीब करीब 29-30% की तेजी के साथ बंद हुआ है ये शेयर। दूसरा आईपीओ था अभी जो बंद हुआ है शुक्रवार को, वो था व्रज आयरन एंड स्टील का आईपीओ। ये छोटा आईपीओ था जिसकी वजह से ये 126 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होकर धमाकेदार सब्सक्रिप्शन फिगर्स के साथ बंद हुआ है। इसका प्राइस बैंड था 195 टू 207 का, 195 से 207 का, और इसका इशू साइज था 171 करोड़ का। अब आगे क्या होगा? जून सीरीज में नीचे से बहुत जोरों से खरीदारी हुई है, जिसमें कि एफआईआईज ने लार्ज कैप में जोरदार बाइंग की है, और जुलाई सीरीज की शुरुआत प्रॉफिट बुकिंग के साथ हुई है, जिसमें हमने देखा कि लार्ज कैप में एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बना है शुक्रवार के सेशन में, पहले सेशन में। जो स्टॉक्स एफआईआईज के फेवरेट थे उनमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। जून सीरीज में मार्केट ने नीचे से करीब करीब 13% का उछाल दिखाया है एक ही महीने में। अभी के लिए 24,000 का लेवल बुल्स और बेयर्स के बीच में एक कड़ी टक्कर दिखा रहा है बहुत समय बाद। कॉल राइटर्स मार्केट में अभी इस लेवल पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। जून के ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आने वाले हैं अगले सप्ताह में, जिस पर सभी ट्रेडर्स की खास नजर भी रहने वाली है। मार्केट में अभी के लिए तेजी का ही आलम है। अभी के लिए ट्रेंड वैसा का वैसा ही बरकरार है। इतनी बड़ी तेजी के बाद मार्केट इन लेवल्स के आसपास हो सकता है कि कंसोलिडेट कर जाए। लेकिन शुक्रवार को जिस हिसाब से मिड और स्मॉल कैप के शेयरों में फिर से तेजी देखने को मिली है, उससे लगता है कि लार्ज कैप में अभी कुछ ठहराव हो सकता है, लेकिन मिड और स्मॉल कैप में स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग फिर से देखने को मिल सकती है। तो दादा, ये हमारी तरफ से एक फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस था। अब आप बताइए कि आपको टेक्निकली क्या लग रहा है। ओवर टू यू दादा। बात करेंगे एक साथ 2024 से लेके 5/7/2024 के बीच में। हालांकि नया क्लियरिंग शुरू हो चुका है। जून का एक्सपायरी चला गया, जुलाई का एक्सपायरी शुरू हुआ है, जुलाई मंथ भी शुरू हो चुका है। तो दैट्स वाई वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट फॉर्मेशन सब जगह में है। तो हम मंथली बाई तरफ मेरा निफ्टी, बीच में वीकली, और उसके बाद एकदम दाई तरफ डेली निफ्टी। तो मंथली निफ्टी अगर देखा जाए तो मैं एक ट्रेंड लाइन खींच के रखा हूं, जो कि आपको बताते हैं कि किस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है। और ये ट्रेंड लाइन जहां पर है वो है 21,000 का आसपास, 21,100। और सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक बाजार है, मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और ये ट्रेंड लाइन और ये जो बॉटम बना है 21,100 के आसपास कहीं भी, क्योंकि बाजार अभी 24 में है, 24,000 में है, तो ये एक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम कर सकते हैं कभी भी बाजार, जब भी ये ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन। बात आता है वीकली मंथली एमएसीडी, जो कि हायर हाई फॉर्मेशन में स्लोप अपवर्ड में है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रेंड इज कंसर्न वेरी स्ट्रॉन्ग। वो मंथली आरएसआई जहां पर है वो ऑब्वियसली थोड़ा कंसर्न है, बिकॉज 80 के ऊपर आसपास में आके चल रहा है, तो ऑब्वियसली थोड़ा ओवरबॉट सिचुएशन में तो है ही। 70 के ऊपर में है, 80 के आसपास कई बार देखा जाए हिस्ट्री में, खास करके 2005, 2006, 2014, 2021 में भी एक बार 80 के आसपास से गया था। दैट मीन्स मंथली चार्ट के हिसाब से देखा जाए प्रॉब्लम तो है ही नहीं। जो प्रॉब्लम है वो है थोड़ा वैल्यूएशन इज कंसर्न, बट ट्रेंड इज कंसर्न। जब तक ट्रेंड चल रहा है, एज पर द टेक्निकल स्टूडेंट इज मैं और आप लोग जैसे सोचते हैं कि ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, तो जब तक ये ट्रेंड बिगाड़ता है नहीं है, मेरे हिसाब से ये चार्ट के अंदर हम लोग पॉजिटिव सोच ही रखना चाहिए। तो मंथली चार्ट इज कंसर्न पॉजिटिव। वीकली चेक कर लेते हैं, वीकली भी पॉजिटिव है और चार्ट के अंदर कोई नेगेटिविटी दिखाई नहीं दे रहा है। वीकली एमएसीडी इज कंसर्न पॉजिटिव। नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट इज डेली। डेली क्यों? डेली मैं 13 डीए में, ये 13 डीए में है, और एक एनवलप यूज किया हूं जो कि 26 एक्सपोनेंशियल से ऊपर में 5 और नीचे में 3 वोलेटिलिटी इज कंसर्न। और आरएसआई
देखा जाए तो जिस हिसाब से पूरा जो रैली हुआ है ये करेक्शन के बाद, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है। वो जोन में जाके हम लोग हिट किया है आफ्टर दिस काइंड्स ऑफ फॉल, और उसका आसपास में ही एनवलप का हायर बैंड है। और आरएसआई जिस हालत में है, थोड़ा सा मोमेंटम अगर बाजार को मिलता है और बाजार नया दिशा फिर से दिखाता है, तो आरएसआई भी, डेली आरएसआई भी एक ओवरबॉट जोन में जा सकता है। तो दैट्स वाइज हम लोग ऊपर की तरफ थोड़ा कॉशस रहेंगे कि ज्यादा ऊपर की तरफ खींचना मोमेंटम के हिसाब से निफ्टी में थोड़ा सा रेजिस्टेंस के जगह में आ सकता है। वो रेजिस्टेंस क्या है? एक तो कैलकुलेटिव रेजिस्टेंस है, बाकी दो फिगर दिमाग में रखना चाहिए। एक है 24,110 और एक है 24,315। ये शॉर्ट टर्म एक जगह हम लोग को देखना चाहिए। बट ट्रेंड इज कंसर्न, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ट्रेंड इज कंसर्न, देयर इज नो प्रॉब्लम। दैट्स वाई मैं नेगेटिव सोच तो नहीं रख रहा हूं। एक पॉज बनने का उम्मीद कर सकते हैं, थोड़ा सा रैली और अगर बनता है तो। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट बैंक निफ्टी में बातचीत, क्योंकि बैंक निफ्टी के बाद हम लोग दूसरा स्लाइड में एक देखेंगे निफ्टी का वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो अब बारी है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी बाई तरफ मंथली, बीच में वीकली, और एज यूजुअल डेली राइट हैंड साइड पे। बैंक निफ्टी का जो हालत है, निफ्टी जैसा ही है, पॉजिटिव क्लोजिंग, मंथली स्लोप भी ऊपर में ही है, ट्रेंड इज कंसर्न अप ट्रेंड में ही है। बाकी मंथली एमएसीडी, मंथली दूसरा पैरामीटर्स आरएसआई इज कंसर्न जस्ट ओवरबॉट में घुसा है, जैसे निफ्टी बहुत पहले ही घुस चुका है। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी जिस हिसाब से पॉजिटिविटी दिखा रहा है, हालांकि ऊपरी हिस्से से थोड़ा सा सेलिंग आया है, लेकिन मैं फिर भी बैंक निफ्टी के अंदर भी अभी भी मैं पॉजिटिव व्यू रखता हूं, जब तक कोई खराब क्लोजिंग नहीं आता। वो खराब क्लोजिंग क्या हो सकता है वो हम बात करेंगे डेली चार्ट में। बट वीकली चार्ट इज कंसर्न, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ऊपर से एक प्रॉफिट बुकिंग और सेल ऑफ आया है, ये कैंडल का ऊपरी हिस्सा देखने से ये समझ में आता है। बट वीकली एमएसीडी इज कंसर्न, उसका भी स्लोप पॉजिटिव है। जब तक ये पॉजिटिव चल रहा है, मैं नेगेटिव सोच नहीं सकता हूं एज पर द ट्रेंड इज कंसर्न। नाउ डेली चार्ट इज इंटरेस्टिंग, इसलिए बोल रहा हूं कि डेली चार्ट के अंदर 2 दिन बैंक निफ्टी लोअर क्लोजिंग हुआ है और 2 दिन लगातार नीचे बंद हुआ है, बट 13 DMA के ऊपर है। और डेली आरएसआई के ऊपर देखा जाए तो डेली आरएसआई भी ऊपर ओवरबॉट से थोड़ा सा नीचे की तरफ आने का कोशिश कर रहा है। तो मोमेंटम थोड़ा सा शिफ्ट हो सकता है, और मूविंग एवरेज से काफी हद तक थोड़ा रेंज ऊपर के तरफ ज्यादा हो चुका है, माने डिफरेंस बिटवीन द मूविंग एवरेज एंड द करंट क्लोजिंग। तो अभी जो 13 DMA का जो वैल्यू है वो है 51,310 राउंड नंबर। तो 51,300 दिमाग में रख के हम लोग चल सकता है कि बैंक निफ्टी अगर कहीं इस आसपास आता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर जिस हिसाब से ट्रेंड और मोमेंटम बना हुआ है, दिमाग में ये रखना चाहिए अगर मोमेंटम फिर से बनता है, क्योंकि अभी खुला आसमान है, तो 54-55 कुछ भी हो सकता है, वो तो बात की बात हम लोग जरूर देखेंगे। बट ट्रेंड इज कंसर्न और प्राइस इज कंसर्न, अब हमको नेगेटिविटी तो कुछ नहीं है। एक पॉज लग सकता है क्योंकि कंटिन्यूअस रैली हो चुका है, थोड़ा रिएक्शन नीचे आ सकता है, यही एक दिमाग में आ सकता है। तो नया क्लियरिंग, नया शुरुआत से, नया मान से बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा अगर प्रॉफिट बुकिंग या नीचे के तरफ आता है तो ये एक हेल्दी फॉर द मार्केट हो सकता है। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में, जहां पर हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके बात करते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में जो जानकारी देते हैं उसके बारे में बताएं दादा। ओवर टू यू। आज जो
तीनों टेक्निकल्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे, टेक्निकल्स का चर्चा करेंगे, थोड़ा इनपुट करेंगे कैसे कैसे हम लोग इस टाइम में मॉडर्न स्मॉल एंड मिड कैप के ऊपर ध्यान देंगे। तो उसी का एप्लीकेशन हम कर रहे हैं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि ये शेयर जाके आपको लेना है, कभी नहीं। पहले आप लोग का एक इंफॉर्मेशन है, आप लोग को मैं एक इनपुट दे रहा हूं, आप घर पे वो चार्ट को और बढ़िया से देखिए, या उसका फंडामेंटल चेक कीजिए, तब जाके कोई डिसीजन आप लोग कोई सेबी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से लेके कोई सलाह लेके कर सकता है। बट ये चार्ट एक स्टडी के लिए है। शुरू करता हूं शिवालिक बायोमेटल। शिवालिक बायोमेटल जिस हिसाब से है, एक रेंज में फंसा हुआ है, करीब करीब ये बोला जाए तो 2023 जून के बाद से, मतलब एक साल हो गया एक ही जगह में फंसा हुआ है। और रेंज जो बना है ऊपरी हिस्से में ये जगह, नीचे में ये दो सपोर्ट एरिया। अब ऑब्वियसली ट्रेंड बना नहीं तो मूविंग एवरेज का स्लोप भी चेंज ज्यादा नहीं हुआ है। तो ये वीकली स्लोप इस जगह में आके खड़ा हुआ है कि ये क्रॉसओवर होगा कि नहीं होगा। यहां भी क्रॉसओवर हुआ था लेकिन मोमेंटम कैरी नहीं हुआ। तो मोमेंटम कैरी होने के लिए इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है 620, इसके ऊपर क्लोजिंग होना ही पड़ेगा। जब तक ये नहीं होता ये एक ट्रेडिंग बैंड के में अंदर फंसा हुआ रहेगा। तो इंटरेस्टिंग चार्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग एक तरफ रैली उसके बाद एक कंसोलिडेशन हो रहा है। किस तरफ प्राइस एक्शन अब जाने का उम्मीद होगा वो देखना चाहिए। 620 के ऊपर क्लोजिंग मोमेंटम ऊपरी हिस्से में जा सकता है, 450 का नीचे क्लोजिंग नीचे की तरफ खींच सकता है। आदर्श ऑसिलेटर एंड इंडिकेटर इज कंसर्न, यहां पर जो वीकली एमएसीडी का स्लोप चेंज हुआ है वो फर्स्ट साइन है। बट हालांकि मंथली क्लोजिंग हो चुका है, मंथली भी एक बार देखना चाहिए। तो मंथली हिसाब से जिस हिसाब से है ऑब्वियसली हम लोग देख सकते हैं क्लियरली क्लियरली डाउनवर्ड्स में है। तो सपोर्ट एरिया रेंज में है, घूमेगा कि नहीं घूमेगा, इसलिए ये स्टॉक को रेडार में रखना चाहिए। मोमेंटम आरएसआई इंडिकेटर जिस हिसाब से दिखा रहा है ये काफी इंटरेस्टिंग है, बट ये मोमेंटम कैरी तभी होगा जब ये 60 के ऊपर मोमेंटम कैरी करेगा। तो क्यों इंटरेस्टिंग है हालांकि आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक के ऊपर हम लोग टेक्निकल्स का ये करेंगे ये है KKCL। काफी ऑड काउंटर है बट चार्टिकली देखा जाए काफी पुराना चार्ट डेटा भी है, स्ट्रॉन्ग जोन के अंदर है। मैं यहां पर एक डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूं जिसके ऊपर लगातार 2 वीक का क्लोजिंग हुआ है और 1326 का जो स्लोप है वो काफी इंटरेस्टिंगली होगा कि नहीं होगा उस जगह में आके खड़ा हुआ है। हालांकि ये काफी पॉपुलर स्टॉक तो नहीं है लेकिन जिस हिसाब से टेक्निकली वीकली और मंथली एमएसीडी का जो हालत है, मंथली एमएसीडी स्लोप डाउनवर्ड्स, वीकली चेंजेस हुआ है लगातार 2-3 हफ्ता से। तो दैट्स वाई हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट लेंगे। मोमेंटम इंडिकेटर लाइक आरएसआई हायर हाई फॉर्मेशन में है लेकिन ऑब्वियसली 60 के ऊपर गया नहीं, दैट मीन्स मोमेंटम अभी भी रुका हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक के अंदर भी हम लोग टेक्निकल्स का जो जो बाकी जो चीज है, क्योंकि ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देना ये एक फास्ट साइन होता है। बट अब कहां कहां ये चेंजेस होगा वो हम लोग को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टॉक जो है पैरामाउंट कम्युनिकेशन, छोटा प्राइस का स्टॉक है। आफ्टर ए ट्रिमेंडस रन ये ऐसा जगह में आके खड़ा हुआ है कि बार बार ये जो गैप है वो गैप को ही ये लोग बार बार टेस्ट किया और कंप्रेस मोड में आ गया। दैट मीन्स प्राइस सेक्शन छोटा होते होते एक जगह में आ चुका है। मूविंग एवरेज भी वही बता रहे। अब इंटरेस्ट पॉइंट ये है कि यहां से प्राइस एक्शन किस तरफ जाएगा, क्योंकि एमएसीडी का स्लोप वीकली नेगेटिव, मंथली भी नेगेटिव है, जगह है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। क्या प्राइस एक्शन यहां से मोमेंटम घूमने का कोशिश करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए ये स्टॉक के ऊपर ध्यान थोड़ा देना पड़ेगा। तो ये एक स्टडी है, ये स्टडी के बाद आप लोग समझ जाएंगे कि ये ऐसा सिचुएशन में स्मॉल एंड मिड कैप का सपोर्ट एरिया कैसे होल्ड होता है, नहीं होल्ड होता है, क्योंकि एक गैप एरिया था। गैप एरिया ऑलवेज बिकम ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया। तो हम लोग बार बार यहाँ पर सपोर्ट लिया। इस बार देखेंगे नेक्स्ट मंथ क्या प्रोग्रेस रहता है, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड। तो ये तीनों जो स्टॉक है ये कोई शॉर्ट टर्म नहीं है, इंटरमीडिएट टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम लोग चार्ट को स्टडी कर रहे हैं। चार्ट के अंदर बाकी सारा चीज भी हम डाल सकते हैं, जो जो चीज आपको लगे, आपका कंफर्ट लेवल लगे, उसी हिसाब से चार्ट देखते रहिए। तो तीनों स्टॉक जो है शिवालिक बायोमेटल, KKCL एंड पैरामाउंट कम्युनिकेशन। चलिए हम लोग का
नेक्स्ट सेगमेंट में। हमारे इन्वेस्टरों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में आपने जो स्टॉक्स के बारे में जो जानकारी दी है उसके लिए थैंक यू दादा। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हमारा ये डिस्क्लेमर रहता है, दिस इज अ कम्प्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही व्यू शेयर करते हैं। हमारी गुजारिश है कि हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो भी हमारा चैनल देखते हैं, वो अपना कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी सोच समझ के साथ या किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही ट्रेड करें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। यहाँ पर हम फिर से एक बार रीइटरेट करेंगे, वी आर अ कंप्लीटली एजुकेटिव चैनल। सेबी ने भी इस बार इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर में क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो भी चैनल अपने चैनल पर किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं करते हैं, वो एक एजुकेशनल चैनल है जिसके बारे में किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। थैंक यू, बाय।